हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेंटेन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। जो साइंस हमारा जूनियर अकाउंटेंट कोर्स के लिए इसका सिलेबस हम कवर कर रहे थे और इसको हम ऑलरेडी 8 क्लासेस की कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और इसके अलावा एनवायरनमेंट का था वो पोर्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। जो अभी इस एनवायरनमेंट के बाद जो अभी मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ उसके अंदर ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर के इस बार ये ऐड हुआ है सिलेबस में। एक्चुअली ये लास्ट टाइम भी था, परंतु जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक ये पशुपालन का क्षेत्र है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इस कारण से इसको सिलेबस में ऐड होने के कारण ये एक ऐसा पोर्शन है, हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन आसानी से आए, परंतु फिर भी चूंकि हमें सिलेबस कवर करना है और जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है 75 मार्क्स का। तो हम 75 मार्क्स का जब टारगेट को लेके चल रहे हैं तो उस टारगेट के लिए हम गलती नहीं कर सकते। तो हमारा एम है कि जो भी सिलेबस का पोर्शन है उसको कंप्लीट करें। तो इस वाले हमारे वीडियो में एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पर्ल कल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड साइंस के सिलेबस में पोर्शन दे रखा है, इसको हम कवर करेंगे। ये ज्यादातर डाटा ऐसा है जिसको आपको मगअप करने की जरूरत है। मगअप का डाटा हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसी को देखते हुए ये वाला पोर्शन हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एपीकल्चर को देखेंगे। तो एपीकल्चर होता क्या है? एपीकल्चर को हम मधुमक्खी पालन कहते हैं और मधुमक्खी पालन हमारी इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्योंकि ये न सिर्फ लोगों को रोजगार देती है बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिनके पास आय के ज्यादा स्रोत नहीं है और जो जंगली क्षेत्रों में रहते हैं, उनके लिए ये ज्यादा बेटर सर्विस देती है। परंतु सरकार की योजना है कि इसको हम लार्ज स्केल में काम करें और इस व्यवसाय का फायदा उठाते हुए लोगों को एक आय का जरिया मिले। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कारण एपीकल्चर में हमारे एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको टारगेट यदि करते हैं तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो हमको पता है एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन से हमको शहद की प्राप्ति होती है और जो शहद की प्राप्ति होती है, इस शहद को हम कई प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, ये जो शहद होता है इसका इस्तेमाल हम परिरक्षण या प्रिजर्वेटिव के तौर पे कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव के तौर पे ताकि चीजें खराब ना हो, उनका लंबे समय तक हम रख रखाव कर सकें, तो उस क्षेत्र के अंदर शहद का इस्तेमाल होता है। इस शहद में चूंकि स्टार्च, ग्लूकोज, ये चीजें काफी इसमें अधिकता होती है, इसी कारण से शहद का इस्तेमाल वाइड स्कोप होता है। इसके अलावा जो शहद के लिए जिस प्रकार से मधुमक्खी भिनभिनाती है और इसका काम क्या होता है, ये जो फूल होते हैं उन फूलों के ऊपर जो परागकण होते हैं उनके ऊपर उसके ऊपर बैठ करके उनका एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक लेके ट्रेवल करती है, जिस कारण से इनके अंदर परागण की क्रिया होती है और इनकी संख्या बढ़ती है। तो इन्वायरमेंट में इसकी बढ़ोतरी से हमें एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम मिलता है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट यूज है। इसके अलावा जो शहद से औषधियां बनाई जाती है, इन औषधियों से कई प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका इलाज होता है। जैसे आप जानते हैं, जिन व्यक्तियों को मोटापे की समस्या होती है वो गर्म पानी में शहद को मिला के पीते हैं। तो ये भी एक इसका यूज है कि जब आपको मोटापे में कमी करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया तो सांप के काटने के बाद भी इसका शहद का इस्तेमाल होता है, वो उसके एंटी पॉइजन के तहत काम करता है। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट योग है। कई ये जो हमारे मेडिसिन के रिसर्च में ये पाया गया, जो गंठिया रोग होता है उसके उपचार के अंदर भी आपका जो मधुमक्खी का बना हुआ शहद है वो काफी फायदेमंद है। इसके अलावा हम जानते हैं कि शहद का इस्तेमाल एक खाद्य पदार्थ के रूप में होता है और चूंकि इसके अंदर फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, तो ये चीजें इसको एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बनाती है। इसीलिए एपीकल्चर हमारे सिलेबस में है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये जनरल साइंस के सिलेबस में, ये इकोनॉमी के सिलेबस में नहीं है। तो हमारा एक एम होना चाहिए, जनरल साइंस के सिलेबस में हमें साइंस के पर्सपेक्टिव से इसका ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने आपको इसकी यूज बता दी है और इसके अलावा आपको ये देखना है कि जो हमारा ये शहद का इस्तेमाल हो रहा है इन सभी एक्टिविटीज में, इन सभी एक्टिविटीज के लिए इसका प्रोसेसिंग किस प्रकार से किया जा सकता है वो। और इसके अलावा इसमें 3 प्रकार की जो मधुमक्खियों की श्रेणी होती है उसके बारे में एक देख लेते हैं। एक इसमें क्वीन या जिसे हम रानी कहते हैं, और एक इसमें राजा मधुमक्खी कहते हैं, और बाकी जो मधुमक्खियां होती है उसको हम श्रमिक मधुमक्खी की श्रेणी में लेके आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये हार्ड वर्कर होती है। इसके अंदर रानी मधुमक्खी होती है जो इनकी जनसंख्या की बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार होती है।
तो इस प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खियां होती है। सबका अपना अपना रोल है, लेकिन इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक देखें यदि हम इसके बाद में, तो वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर को हम रेशम उत्पादन भी कहते हैं। जो रेशम के कीट के माध्यम से जो इसकी पैदावार होती है उसको हम कहते हैं। ये वस्त्र उद्योग में इंपॉर्टेंट इसका इस्तेमाल है, और रेशम जो है वो काफी महंगा होता है। अब आप देखिए, जो इस सेरीकल्चर की या रेशम के उत्पादन की शुरुआत हुई थी, तो ये शुरुआत हुई थी चीन से, और चीन ने काफी वर्षों तक इस व्यवसाय को छुपा के रखा ताकि वो अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस करता रहे। परंतु धीरे धीरे ये ट्रेड के माध्यम से लोगों की जानकारी में आया, और भारत में वर्तमान में इसका काफी उत्पादन होता है, जिसके अंदर नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जिसमें काफी प्रॉस्पेरस है। हमारे एग्जाम में ये जो चीजें मैंने बताई, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है आपको ये ध्यान रखना है। जो सेरीकल्चर, जो हमारा रेशम कीट का उत्पादन होता है, वो हम कहाँ करते हैं? वो हम करते हैं सहतूत के पत्तों पर, और जो सहतूत होता है उसे हम मलबरी प्लांट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीज ध्यान देनी है। एक, जो रेशम का उत्पादन होता है उसके अंदर कौन से प्लांट का इस्तेमाल होता है, तो वो है आपका मलबरी का प्लांट। और जो मलबरी के पत्तों को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सहतूत के पत्ते। और सहतूत के पत्तों का सेवन करते हुए ही जो ये इसका कोकून होता है, या जो रेशम का कीड़ा होता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूरी करता है, और इसी प्रकार से पूरे करने के साथ ही वो रेशम के धागे के निर्माण में हमारी हेल्प करता है। सहतूत के पत्तों के ऊपर ही इस कीट के द्वारा इसके द्वारा अपने अंडे दिए जाते हैं, और काफी संख्या में दिए जाते हैं, जिस कारण से इसकी पैदावार अधिक होती है। यहाँ मैंने आपको एक प्रोसेस बताया। सबसे पहले पत्तों के ऊपर अंडा दिया जाता है, और उसके बाद ये कैटरपिलर की स्टेज में आता है, जिसमें आपने एक लंबा सा कीड़ा देखा होगा। फिर उसके बाद इसका लार्वा बनता है। लार्वे के बाद जब ये पत्ते को खाने का कार्य बंद कर देता है, उस वक्त की स्टेज को हम प्यूपीकरण कहते हैं। उसके बाद कोकून बनता है। कोकून को आप जानते हैं, गर्म पानी में डाल करके यहाँ से उस वक्त इस स्टेज से हम रेशम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसको हम यदि मैप के माध्यम से भी देखें तो आप देख सकते हैं, ये मलबरी की लीव्स है, यह सहतूत की पत्तियां हैं। इन सहतूत की पत्तियों के ऊपर किस प्रकार से अंडे हैं ये आप देख सकते हैं, और यही अंडे अल्टीमेटली जाकर के लार्वा बनता है। और ये लार्वा की जो मैंने आपको कैटरपिलर की स्टेज दिखाई थी, तो इसमें इसकी लंबाई बढ़ती है, और यहाँ पे जब कोकून का निर्माण होता है, तो कोकून के निर्माण के दौरान जो कीड़ा होता है वो तो अंदर रहता है, परंतु जिस प्रकार से ये शहतूत की पत्तियों को खाता है, पत्तियों को खाने के साथ ही साथ इसके ऊपर ये जो धागा है उसका निर्माण होते रहता है। उसके बाद जब इसका मौत बन जाता है, तो हम इसको यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, और गर्म पानी में रखने के साथ ही हम उससे ये प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, दोबारा एक डायग्राम है, लेकिन ये देखिए ये शहतूत की पत्तियों को किस प्रकार से इसने इसका सेवन किया है। यहाँ जिस डैमेज पोर्शन को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ये कोकून का निर्माण हुआ है। कोकून के निर्माण होने के बाद ही इसको गर्म पानी में डाल करके फिर इस धागे को इस प्रकार से हम रेशम के तौर पे प्राप्त करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने क्या कवर किया? सबसे पहले ये जो आप देखा रेशम का उत्पादन है, होता किससे है? एक जीवित कीड़े से। इसकी जो स्टेजेस हैं उसकी हमने बात करी। तो हमने कौन सी बात करी? एक हमने बात की प्यूपीकरण। प्यूपीकरण क्या होता है? जब ये सहतूत की पत्तियां खाना बंद कर देता है, उस वक्त इसको प्यूपीकरण बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बनता है ये कोकून, और कोकून को ही हम गर्म पानी में डालने के बाद हमें वहां से ये जो धागा है वो प्राप्त होता है। इस धागे को आगे इससे हम कच्चा रेशम प्राप्त करते हैं, और फिर उस कच्चे रेशम को और आगे तैयार करने के बाद फाइनली हमको क्या प्राप्त होता है? हमको रेशम की प्राप्ति होती है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट साइकिल था। इसके साथ ये याद रखना है, जिन पत्तियों का सेवन किया जाता है वो सहतूत की पत्तियां होती है। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं वो मलबरी का प्लांट होता है। भारत के अंदर कहाँ पे होता है? ये नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों से आपका सवाल हल हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें पढ़ने का और कुछ है नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमी का सिलेबस नहीं है, ये आपके साइंस का सिलेबस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा थर्ड इसमें सिलेबस में दे रखा है वो है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने मत्स्य पालन लिखा है। तो मत्स्य पालन की जो क्रिया होती है उसको हम पिसिकल्चर कहते हैं। और आपको एग्जाम के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, आप डिफरेंशिएट जरूर ढंग के, जैसे हमने बात करी पिसिकल्चर की, इसके अलावा हमने बात करी आपके सेरीकल्चर की। तो जो पिसिकल्चर है वो किससे जुड़ा हुआ है? पिसिकल्चर है वो मछलियों के
उत्पादन से, इसके अलावा जो सेरिकल्चर है वो आपके रेशम के उत्पादन से। तो एक्चुअली एग्जाम में आपको ऑप्शन के टाइम में ये दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो कौन सी कड़ी है वो किससे जुड़ी हुई है। तो यदि अगर वो सेरिकल्चर है तो वो रेशम से जुड़ी हुई है, अगर वो पिसिकल्चर है तो वो मछलियों से जुड़ी हुई है, क्योंकि इन नामों से देख करके आपको आइडिया नहीं लगेगा कि ये किससे जुड़ी हुई है। तो ये जो टर्म है साइंस की, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, ये भी आपको ध्यान रखना है ताकि ऑप्शन में आए तो आप उसको डायरेक्ट चीज को ओके करें, कहीं ऐसा ना हो आप इसको ओके ना करके गलत, क्योंकि इस पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आपके गोले सही होने चाहिए, मार्क्स अचीव करने। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक और जो हमारी एक्टिविटी पिसिकल्चर, मैंने आपको और डिटेल में नहीं समझाया, एक और वापस देख लेते हैं। पिसिकल्चर क्या है? मत्स्य पालन। आप जानते हैं हमारी भारत की एक बहुत बड़ा एरिया है। यदि हम भारत का नक्शा देखें, मैं ये केवल सब कॉन्टिनेंट का नक्शा बनाया है, जो हमारा दक्षिण भारत क्षेत्र का, तो यहाँ से लगभग हमारी कर्क रेखा निकलती है। तो आप ये देखिए यहाँ पर हमारी ये गुजरात के कोस्ट से लगते हुए, गुजरात से कोस्ट से लगते हुए वेस्ट बंगाल तक, गुजरात के कोस्ट से लगकर हमारी वेस्ट बंगाल तक, ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा आपका ओशियन है। ओशियन में पानी कौन सा पाया जाता है? ओशियन के अंदर आपको पता है कि हमारे खारे पानी की अधिकता है। तो जब ये खारा पानी है तो यहाँ पर, यहाँ के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर मछलियों का पालन होता है। दूसरा, जैसे राजस्थान जैसे जो हमारे स्टेट्स हैं, ये राजस्थान की लोकेशन है, और राजस्थान में हालांकि मछलियों को लेके इतना इसका इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं जितने भी हमारे यहाँ पैदावार होती है। तो राजस्थान में जो मछलियों का पालन होता है वो जनरली मीठे पानी में होता है, और जो मीठे पानी के अंदर जो मछलियों का उत्पादन होता है उसके अंदर फेमस कौन सी है? एक कतला और रोहू। आपसे परीक्षा में सवाल आ जाए निम्नलिखित में से मछली पालन से संबंधित कौन सी ब्रीड है, तो आप प्रजाति है, तो वहां कतला और रोहू यदि दिखती है तो आप उसको ओके करना है। खारे पानी की प्रजातियां काफी है, पूछने की संभावना कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो खारे पानी की झीलें हैं वहां पे नमक का उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन कम होता है। इसके बाद जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने की सरकार की योजना है, उस पॉन्ड में भी मछलियों का पालन हो रहा है, परंतु वो जो पॉन्ड में पानी है वो मीठे पानी का। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि इसमें जो प्रश्न बन सकता है वो प्रश्न किससे बन सकता है? पिसिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये मछली पालन या मत्स्य पालन से। और जो मीठे पानी में होने वाली चीजें कौन सी है? तो कतला और रोहू। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम टैकल कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट, एक और सिलेबस आपके इसमें दे रखा है, एक है पोल्ट्री यानी कि कुक्कुट पालन, और कुक्कुट पालन के अलावा जो नेक्स्ट देखेंगे, कुक्कुट पालन में आप क्या याद रखें? कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन हमारे यहाँ एक बड़ी एक्टिविटी, लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव अलग होता है, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव अलग होता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में आपको क्या ध्यान रखना है कि मुर्गी पालन से एक गंभीर बीमारी, एक डिजीज जिसकी चर्चा बार बार होती है, वो डिजीज है रानीखेत। रानीखेत उत्तराखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट का भी नाम है, परंतु हमारा यहाँ रानीखेत से उद्देश्य ये मुर्गी पालन में होने वाली एक बीमारी है। इससे गंभीर सवाल मुझे कोई लगता नहीं है कि कुक्कुट पालन में आ जाए। आपसे उत्पादन के आंकड़े नहीं पूछ सकते, आपसे क्षेत्र नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि ये इकोनॉमी का पोर्शन है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये चीजें दे रखी है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे साइंस पढ़नी है, और साइंस के हिसाब से इतना सफिशिएंट है। यदि इसके आगे बढ़े, इसके बाद डेयरी इंडस्ट्री, जो हमारा दुग्ध उत्पादन में राजस्थान काफी आगे है, लेकिन यहाँ पे साइंस के हिसाब से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दुग्ध उत्पादन से? तो डेयरी इंडस्ट्री किससे जुड़ा हुआ है? दुग्ध उत्पादन। तो हमें ये याद रखना है राजस्थान में जो दूध की प्राप्ति होती है वो किन किन जानवरों से होती है। तो सबसे पहले आप जानते हैं भैंस है, गाय है, बकरी है और भेड़ है। इनसे हमें किसकी प्राप्ति होती है? दूध की प्राप्ति होती है। हालांकि दूध के साथ इनकी और भी इकोनॉमिक वैल्यू है जिसको मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ पे दुग्ध उत्पादन और उससे जुड़ी हुई चीजें। तो आप देखिए भैंस की कुछ ब्रीड्स हैं, जैसे मुर्रा हो गई, जाफराबादी हो गई, सूरती हो गई। ये जो भैंस की ब्रीड्स हैं, इसके अलावा भी और भी है ब्रीड्स जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो भैंस की ये जो ब्रीड्स हैं, इन ब्रीड से हमें काफी अच्छा उत्पादन होता है। तो नंबर एक आपसे ये सवाल पूछ लिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रीड्स है, वो भैंस की है या गाय की है या बकरी की है, और वहां आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसमें ध्यान इतना ही रखना है, पढ़ाने को तो डेयरी इंडस्ट्री ऐसा है कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पूरा एक चैप्टर है, और उस चैप्टर में टोटल 35 पेज है। 35 पेज की समरी यहाँ पढ़ लें, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? कौन से जानवर हैं जिसका डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल है? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो आने की संभावना नहीं है। तो कौन से जानवर की कौन सी ब्रीड है, वो एक प्रोबेबल क्वेश्चन है, और
जो RSSMB के पहले एग्जाम्स हुए हैं उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं, जो कि कौन सी ब्रीड किसकी है। तो मुर्रा, जाफराबादी, सुरती, ये और इसके अलावा और बताऊंगा तो ये किससे जुड़ी हुई है, भैंस से। और ये राजस्थान में होने वाली ब्रीड्स ही नहीं है, राजस्थान के बाहर भी ये ब्रीड्स होती है, परंतु साइंस के हिसाब से ये जरूर जाने। इसके बाद बकरी की कुछ ब्रीड्स हैं, जैसे आपकी जमुनापारी है, उसके बाद बारबरी है और सिरोही है। ये ब्रीड्स किसकी हैं, बकरी की। यदि आप इनको इतना और इस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे तो वहां एग्जाम में सवाल तो यही आएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैंने सामने ये लिख रखा है, आप बेटर है या तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज जैसा मैंने बताया कॉपी के अंदर अपने नोटबुक में लिख लें। लास्ट, भेड़ की यदि हम बात करें, भेड़ का ऊन भी मिलती है, भेड़ का मीट इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, इसका दूध उत्पादन में भी होता है, परंतु मागरा और चोकला ये दोनों के दोनों जो बीकानेर क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से जानवर की कौन सी ब्रीड किससे जुड़ी हुई है। यही आपके डेयरी इंडस्ट्री से सवाल बनने की संभावना है। यहां मैंने मेंशन किया है, जैसे भैंस का इस्तेमाल खाद भी प्राप्त होती है इन सभी जानवरों से, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। उसके बाद दूध सबसे प्राप्त होता है और लास्ट में जो मीट इंडस्ट्री के अंदर भी बकरी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं डेयरी इंडस्ट्री के बाद में। तो हमारा ये मैंने आपको ब्रीड्स बताई थी, जैसे मुर्रा है, फिर आपके नागौपुरी है, फिर सूरती है, जाफराबादी है, महसाणा है और बधावरी है। तो इसमें थ्रू आउट इंडिया की जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स है वो मेंशन की है। जैसे महसाणा है गुजरात से है, नागपुरी है ये भी आपकी गुजरात से है, मुर्रा है ये राजस्थान और हरियाणा उन क्षेत्रों में पाई जाती है, सूरती है ये भी गुजरात से है, जाफराबादी का भी नॉर्थ इंडिया से संबंध है। तो मेरा इनकी लोकेशन भी आप जरूर देख लेना एक बार, टेलीग्राम के जो हमारा उसमें चैनल है वहां पे इसकी लोकेशन भी साथ में शेयर कर दी जाएगी कि राजस्थान में और इंडिया में कहाँ पे आपको ये प्राप्त होती है। और परंतु ये जरूर याद रखें ये ब्रीड्स किसकी है, ये सारी की सारी ब्रीड्स किसकी है, भैंस की है। वो क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, इसका आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स दे रखे हैं, एक सीरियल्स है, एक वेजिटेबल है और लास्ट में फ्रूट्स हैं। तो अब टॉपिक तो ऐसे हैं कि आप सोचोगे क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसको शॉर्ट में क्रिस्प कर दिया है कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सीरियल्स इसका मतलब होता है अनाज, और अनाज सीरियल्स का मतलब यही है कि जितने प्रकार के अनाज है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मोटा अनाज हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपके सीरियल्स के अंदर शामिल होती है। तो मैंने यहाँ पे जो बाइफर्केशन किया है वो गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर पैदा होने वाले यही मोटे मोटे अनाज है। अगर आप गेहूं की बात करें तो इसकी ब्रीड्स कौन सी है, तो गेहूं की बड़ी फेमस ब्रीड है राजस्थान में, एक सोनालिका है, कल्याण सोना है, इसके बाद लोकवन और सरबती सोना भी काफी फेमस है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस राजस्थान में ब्रीड्स हैं वो है सोनालिका और कल्याण सोना। फिर चावल की बासमती है, फिर स्वर्ण दाना है, परमल और जगन्नाथ, इनको आप जरूर एक बार देख लें। फिर मक्का की, बाजरे की मैंने ब्रीड्स लिखी नहीं है, ये आपको मैं पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो मक्के की ब्रीड्स है उसमें विजय, शक्ति, रतन और गंगा, इनका आप ध्यान रखें। ये मक्के की ब्रीड्स हैं और ये गेहूं की ब्रीड्स है, ये चावल की ब्रीड्स है। इसके बाद हमारे सिलेबस में है दालें, पल्सेस। पल्सेस चना होता है, मूंग होता है, उड़द होता है, अरहर। इनका साइंटिफिक नेम पूछे जाने की संभावना कम है क्योंकि इसमें जनरल साइंस लिखा है। जनरल साइंस का मतलब है दैनिक आम जो हम इस्तेमाल करते हैं वो। साइंटिफिक अगर नेम पूछा जाता है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन चना है, वो चने की दो ब्रीड्स हमारे यहाँ फेमस है, काबुली चना और एक इंदौरी चना। और चने को दालों का राजा कहते हैं और राजस्थान का इसमें काफी अच्छा रोल है और भारत चने की पैदावार में फर्स्ट पोजीशन पे। तो इस चीज को आप ध्यान रखें, इसमें हमारा पल्सेस कवर हो जाता है। इसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स है, मेरे को लगता है कि सवाल किस प्रकार से बन सकता है वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन से भाग से कौन सा फल प्राप्त होता है या कौन से भाग से कौन सा हमें जो हमारी सब्जी है या वेजिटेबल है वो प्राप्त होती है। तो यदि आप देखें तो मैंने क्या किया, बाइफर्केट किया है पौधे को उसके भागों के आधार पे। साइंस में हम जनरली डिस्कस करते हैं तो पौधे के जो पार्ट्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जड़, तना, पत्ती और फल, ये 4 सेगमेंट लिए हैं क्योंकि कौन से पौधे की जो हमें उपज है या उसकी पैदावार है वो 5। जैसे अगर मैं जड़ की बात करूं तो गाजर जो है वो कहाँ है, उसके जड़ के रूप में प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सलजम भी हमको जड़ के रूप में प्राप्त होती है। शकरकंदा है, मूली है, तो ये सारे के सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें जड़ों के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि मैं तने के रूप में बात करूं जिसको हम स्तंभ भी कहते हैं या स्टेम भी कहते हैं, तो तने के रूप में आपको आलू मिलेगा, आपको प्याज मिलेगा। देखिए आलू जमीन के अंदर उगता है, परंतु यदि आप उसको निकालोगे तो आपको एहसास होगा आलू के ऊपर छोटे छोटे रेशे के रूप में उसकी जड़ें दिखाई देती। इसका मतलब
आलू जो है जमीन के अंदर उगने से जड़ नहीं है, आलू खुद एक स्तंभ है, तना है, स्टेम है, और उसके साथ जो है वो जड़ें, इसीलिए हमने आलू को तने में। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आलू जो एक पौधे का कौन सा भाग है, और जिस कारण से कई बार हम सब कुछ करने के बाद, पढ़ने के बाद आखिर में वहां अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं और क्वेश्चंस गलत करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार आपसे ये गलती नहीं होगी। पत्तियों की बात करें, जैसे आपने फूल गोभी की सब्जी खाई होगी, फूल गोभी जिसे हम कॉलीफ्लावर कहते हैं, तो इसमें जो फूल दिखाई देता है वो पत्तियां होती है उसकी बेसिकली, जो एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती है, तो वो किसका पार्ट है? पौधे की पत्तियों का पार्ट है। इसी प्रकार पालक है, वो तो आप जानते ही हैं, पत्तियां हैं जिनको हम चुन के इकट्ठा करते हैं। और फल के रूप में जैसे पुष्प निकलता है बीज के बाद, और उस पुष्प के स्फुटन के बाद आपको फल प्राप्त होते हैं। मेरा कहने का मतलब है किसी भी सब्जी, ये स्टेज होती है। फल का मतलब ये नहीं है कि फ्रूट्स का फल हो, फल का मतलब ये होता है जो आपका पुष्प निकला, पुष्प निकलने के बाद जो स्टेज है उसको हम फल कहते हैं। जैसे आपका बैंगन है या भिंडी है या टमाटर है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, करेला वगैरह, जो ये सारे के सारे जो ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? ये फलों से प्राप्त होते हैं। और ये किसके पार्ट हैं? ये वेजिटेबल्स के पार्ट है। तो मेरे लिए, मेरे हिसाब से आपकी ये अंडरस्टैंडिंग, जो कंफ्यूजिंग कुछ थे वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे। ऐसे अनंत सब्जियां हैं, हर किसी का हम डिस्कस नहीं कर सकते। एग्जाम्स में क्या आने की संभावना है, जैसे आलू एक कंफ्यूजिंग होता है, प्याज कंफ्यूजिंग होता है, इसके बाद फूल गोभी लोग आइडिया नहीं लगा पाते हैं, इसके बाद इसमें फल देखने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यानी ये चीजें मेंशन की है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। इसके साथ एक जो लास्ट में हमारा टॉपिक है वो है मेडिसिन प्लांट को लेके। राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम भी चल रही है, मैं उस स्कीम का नाम भी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैं ये बता सकता हूँ कि उसके अंदर 5 पौधे हैं जो राजस्थान सरकार प्रत्येक परिवार को देगी। हर पौधे की 2 संख्याएं उसको अलॉट की जाएगी। राजस्थान सरकार का उद्देश्य ये है कि ये जो पौधे हैं जिनकी मेडिसिन वैल्यू है, ये लोगों में इनके बारे में जानकारी हो, तो हमारी जो मेडिकल पद्धति है उसमें बदलाव आए। उनके उद्देश्य बहुत बड़े हैं, परंतु हम किसका सिलेबस पढ़ रहे हैं यहाँ पे? हमारा जो सिलेबस है वो साइंस का है। तो साइंस के अंदर इन मेडिसिनल प्लांट्स या औषधीय पौधों का क्या इस्तेमाल है? तो आप देखो, सबसे पहले आखिर क्यों इतना फोकस कर रहे हैं मेडिसिन प्लांट पे, और ऐसा है क्या इसमें? देखिए, मेडिसिन प्लांट्स, औषधीय पौधे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री होने के कारण इतनी अच्छी फैसिलिटी हर जगह नहीं मिलती है। तो जो मेडिसिन प्लांट्स होते हैं वो कई बीमारियों को सही करने में हमारी हेल्प करते हैं। और ऐसा होता क्या है मेडिसिन प्लांट के अंदर? इनके अंदर कुछ केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली हेल्प करते हैं चीजों को टैकल करने के लिए। इसी कारण से इन मेडिसिन प्लांट्स की या इन पौधों की वैल्यू होती है। इसको भी मैंने उसी प्रकार से बांटा है, लेकिन इसमें आपको 2 चीज याद करनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे मेडिसिन प्लांट है उनका साइंटिफिक नेम आप याद रखें। इसके अलावा राजस्थान में होने वाले जो हमारे प्लांट्स हैं उनका ध्यान रखें। और तीसरा, कौन से मेडिसिन प्लांट से हमको कौन सी चीज मिलती है और वो पौधे के किस अंग से प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त होती है, तने से प्राप्त होती है, पत्ती के रूप में प्राप्त होती है, फल के रूप में प्राप्त होती है, या बेल के रूप में प्राप्त होती है, वो समझने से ही इसका फायदा है। जैसे जड़ के रूप में हमें क्या प्राप्त मिलता है? सबसे फेमस एग्जाम्पल है अश्वगंधा। इसे अश्वगंधा क्यों कहते हैं? एक्चुअली जब इसको फ्रेशली आप तोड़ोगे तो इसके अंदर घोड़े के समान, जब आप घोड़े के नजदीक जाते हैं जो एक स्मेल आती है, उसी प्रकार की इसमें स्मेल आती है, इसी कारण इसको अश्वगंधा कहते हैं। और अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम क्या है? विथेनिया सोमनीफेरा। विथेनिया सोमनीफेरा, विथेनिया सोमनीफेरा अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा ये है वो जड़ के रूप में प्राप्त होता है पौधे से। इसी के साथ आपको सफेद मूसली है, सर्पगंधा है, मुलेटी काफी फेमस है, जिसका आर्टिफिशियल आप ये देखते हैं प्रसाधन के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट काम आती है। तो ये जड़ के रूप में प्राप्त होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे मेडिसिन प्लांट है उसकी चर्चा करी। यदि मैं छाल के रूप में बात करूं तो हम जानते हैं कि कुनैन की गोली का इस्तेमाल जो मलेरिया की बीमारी है उसमें इस्तेमाल होता है, परंतु कुनैन पौधे के किस अंग से प्राप्त होता है? जो कुनैन की प्राप्ति होती है हमें पौधे की छाल से। तो जो छाल के रूप में हमें कुनैन की प्राप्ति होती है। राजस्थान के अंदर एक जो हमारा इंडेंजर्ड या संकटग्रस्त पौधा है वो है गूगल।
और गूगल का बड़ा फेमस इलाज होता है, एक जिनको बवासीर की समस्या होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जनरली कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक सामान्य जानकारी है कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है एक सामान्य व्यक्ति का, वो लगभग 150 से लेकर के 200 के बीच में होना चाहिए। आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है उस कारण से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जनरली बढ़ रहा है, तो सरकार चाहती है कि ये गूगल वगैरह इसके पौधों का इस्तेमाल हो जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी आए। उसके बाद तने के रूप में हल्दी है, वो फेमस है, लगभग हर घर में यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। हल्दी, अदरक, लहसुन, ये सारे के सारे मेडिसिन प्लांट हैं, इनकी मेडिसिन वैल्यू है और ये तने के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके बाद पत्ती के रूप में बात करें तो आप जानते हैं कि पुराने टाइम से एक कल्चर था कि घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाते थे, हालांकि उससे पॉजिटिव वाइब्स के साथ उसका मेडिसिन वैल्यू है, लेकिन तुलसी की जो पत्तियां होती थी उसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता था। तो आपको याद ये रखना है कि जो तुलसी का पौधा है उसकी पत्तियों का, हालांकि तुलसी के पौधे के हर भाग का इस्तेमाल मेडिसिन वैल्यू में होता है, परंतु जिस तुलसी की हम बात कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो उसकी पत्ती से है। इसके साथ एलोवेरा, जिसका प्रसाधनों के अंदर इस्तेमाल होता है, फेस वॉश वगैरह जो प्रोडक्ट देखते हैं आप, देखिए इसका काफी एडवर्टाइजमेंट होता है, तो एलोवेरा भी पत्ती के रूप में प्राप्त होता है। एलोवेरा की जो शेप होती है वो पौधा इस प्रकार से दिखता है, और ये पूरा का पूरा इसकी पत्तियां होती है, काफी लंबी और मोटी होती है, इसके ऊपर हल्के हल्के दाने होते हैं, तो वो एलोवेरा है। इसी प्रकार से नीम है, कड़वा होता है और वही कड़वा काफी मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है। तो ये चीजें हमने जो डिस्कस की ये मेडिसिन वैल्यू के रिगार्डिंग। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा पॉइंट ये है जो हमने ये डिस्कस किया, इस डिस्कशन को आप यहां देखिए। तो यहां पे सिलेबस मेरे से आउट हो गया, मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए। जब हम सिलेबस को यहां पे गो थ्रू करते हैं तो यहां पे देखने में ये आया है, जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो ये देखिए आप सिलेबस में क्या है। साइंस का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 1 में है। पेपर 1 में होने के साथ ही इसके लगभग 75 मार्क्स है। क्वेश्चंस कितना आएंगे? 25 क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपको काफी क्रिस्प फॉर्म में क्यों कराया, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। हमने कहाँ पढ़ा आज, जो हमारा था एपीकल्चर, सेरिकल्चर, पर्ल कल्चर, फिशरी, पोल्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, तो ये सारी हमने कवर की। इसके साथ हमने यहाँ पे क्या कवर किया था, हमने यहाँ पे सीरियल्स कवर किए थे, ये रहे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स और मेडिसिन प्लांट, तो ये वाला पोर्शन भी मैंने आपका इसमें कवर करवा दिया। तो हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। समझने की बात क्या है, ये टॉपिक अपने आप में क्रिस्प एंड क्लियर और सिंपल है। साइंस के सिलेबस में अगर इनको दिया है तो या तो इनका कौन सा भाग जिससे हमको किस चीज की प्राप्ति होती है, या दूसरा एक एम हो सकता है कि आपकी इनके साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम दैनिक विज्ञान में या एवरीडे साइंस में कवर नहीं होते, तो हमसे उम्मीद ये कि नहीं की जाएगी कि साइंटिफिक नेम आए। आपसे तो सिंपल क्वेश्चन बना देगा कि आप बताइए नीम, मैं एक एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा, कुनैन जिसका इस्तेमाल मलेरिया रोग के लिए होता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? अब आपको जानकारी क्या है? आपको जानकारी है कि कुनैन का इस्तेमाल मलेरिया में होता है, क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि कुनैन की टैबलेट दी जाती है मलेरिया की समस्या से निजात पाने के लिए। परंतु इस सिंपल सी चीज का किस प्रकार एक एग्जामिनर इस्तेमाल कर सकता है, और आपको बड़े ही आसान से 4 ऑप्शन देगा, और वो ऑप्शन देगा नंबर 1 जड़ से, ऑप्शन बी पत्ती से, ऑप्शन सी तने से, या ऑप्शन डी
जड़ से, पत्ती से, तने से या फल से। और यदि मैं आपको एक और ऑप्शन दे दूं उसमें, या फूल से। इस क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट करो। अब सब कुछ लिखा आपके सामने। कुनैन जिसका इस्तेमाल मलेरिया रोग के लिए होता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। ये आपके अगर इस एग्जाम में आता तो ये 3 नंबर का सवाल है। आप इसकी क्या तैयारी करोगे? मैंने आपको बताया था कुछ पौधों के नाम लिखे थे, उसके भाग लिखे थे। अब होता क्या है, आप अगर ध्यान नहीं देते इस बेसिक चीज पे, आप सोचते रहोगे वहां अब इस प्रश्न को छोड़ कैसे दूं, पहली बात तो क्योंकि ये तो मुझे आता है और एक्चुअली आता नहीं होता है। इसीलिए जो लिस्ट दी है उसके स्क्रीनशॉट लें, उसको रिवाइज करें, नोटबुक में लिखें। मैंने आपको बताया था कुनैन जो होती है वो पौधे में छाल के रूप में प्राप्त होती है। जब छाल के रूप में प्राप्त होती है, छाल किसका भाग होता है? तने से। बाकी आप कुछ भी लिख के आओ, नंबर मिलेगा 0। इसलिए बेटर है अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन रखें। जिस सब्जेक्ट के अंदर जो चीज पढ़नी है वही पढ़े, यहां वहां भटकने से कोई फायदा नहीं। एक और रीजन मैं जो आपको बताता आ रहा हूं, एग्जाम की डेट आपकी 17 सितंबर है और आज आपके पास इतना समय है नहीं। जून खत्म हो चुका है, बचे आपके पास जुलाई और अगस्त। आपका रिवीजन होगा कब? सितंबर में। तो इन 2 महीने में आप क्या क्या कवर करोगे? तो क्रिस्प फॉर्म में जो हम करवा रहे हैं, इस इनिशिएटिव पे चलें, आप इसका फायदा उठाएं। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। और विद्या है वो बांटने से मिलती है, तो इसको आप अपने जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा सिलेबस का बाकी पोर्शन रह गया है, हम उसको कवर करेंगे। तो ये हम इसमें काफी कुछ कर चुके हैं। आपका फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये हो चुका है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सोप डिटर्जेंट, ये आपका हो चुका है। इसके बाद आपका यहाँ पे इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, बायोटिक, अबायोटिक, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, फूड चेन, फूड वेब, नाइट्रोजन साइकिल, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिन प्लांट्स, ये हो चुके हैं। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पर्ल कल्चर, फिशरी, ये सारा हो चुका है। तो यहाँ आपकी बायोलॉजी की मेरी एक क्लास होगी जिसमें ब्लड ग्रुप, ट्रांसफ्यूशन फैक्टर और हम पॉल्यूशन, पैथोजन, इनके बारे में बात करेंगे। और एक क्लास हम फिजिक्स की इसकी बात करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस का, रिमोट सेंसिंग। इसके बाद आपकी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी दे रखा है। तो ये 2 या 3 क्लासेस और बची होगी, उसमें हम हमारा सिलेबस कवर कर लेंगे। इसको आप रिवाइज जरूर करें, स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट बेटर है, आपने कॉपी में, नोटबुक में लिखें। यही चीजें आपको आखिर में एक सीट दिलाएगी जिसकी आपको दरकार है। थैंक यू।